नमस्कार। आज का हमारा मुख्य विषय है डंपिंग या राशिपातन, जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ये टॉपिक बहुत अधिक उपयुक्त है बीए, एमए और एनटीए नेट एग्जाम वाले स्टूडेंटों के लिए। तो आइए हम देखते हैं डंपिंग क्या होता है तथा इसके पीछे क्या उद्देश्य होते हैं। आइए हम एक उदाहरण को स्पष्ट करते हैं। हम एक उदाहरण ले रहे हैं डंपिंग के समझाने के लिए। पाकिस्तान है। मान लीजिए पाकिस्तान में चीनी का रेट 50 रुपए पर केजी है, क्योंकि वहां पर उनकी ऐसी लागत आ रही है जिसके आधार पर उन्होंने अपने घरेलू मार्केट में चीनी का दाम 50 रुपए पर केजी रखा है। अर्थात पूरे पाकिस्तान में वो चीनी को 50 रुपए पर केजी बेच सकते हैं, क्योंकि कंपनी अपनी कॉस्ट के अकॉर्डिंग अपने वस्तु का मूल्य निर्धारित कर देती है। लेकिन पाकिस्तान उसी चीनी को इंडियन मार्केट में जब एक्सपोर्ट करती है तो वो 40 रुपए पर केजी बेचने का ऑफर रखती है। वहीं पाकिस्तान खुद अपने डोमेस्टिक मार्केट में इसी चीनी को 80 रुपए पर केजी बेचने का ऑफर रखती है। आखिर ऐसा वो क्यों बिहेव करती है? पाकिस्तान की कंपनी है, पाकिस्तान की फर्म है, उनको अपने देश के लिए एक लायबिलिटीज होनी चाहिए। दूसरे कंट्री में भले महंगा बेचते हैं, लेकिन अपने देश के लोगों के लिए एक सस्ती चीनी देनी चाहिए या प्राइस पर चीनी देनी चाहिए। बट वहां पर 30 रुपये अधिक प्राइस पर चीनी बेची जा रही घरेलू मार्केट में, जबकि पड़ोसी मुल्क को अपने कॉस्ट प्राइस 50 रुपये पर केजी से भी 10 रुपए कम पर बेचा जा रहा। इसका आखिर कारण क्या है? पाकिस्तान जब 10 रुपए केजी कम चीनी करता है तो वो देखता है कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट या इंडिया में उनकी कंपनियों की घरेलू लागत क्या है। मान लीजिए इंडियन मार्केट में जो इंडियन फर्म है, चीनी मिल है, वो अपनी चीनी का उत्पादन करते हैं और वो चीनी भी लगभग अप्रोक्सीमेट 45 रुपए केजी के आसपास कॉस्ट आती है इंडियन चीनी मिल की। लेकिन पाकिस्तान के चीनी मिल की जो लागत आती है वो कितनी आती है? वो 50 रुपए पर केजी आती है। फिर भी पाकिस्तान हमको 40 रुपए पर केजी में चीनी देने को तैयार हो जाता है। अतः इसके कारण अगर हम पाकिस्तान से चीनी इंपोर्ट कर लेते हैं तो उससे हमारी डोमेस्टिक फर्म्स पर इंपैक्ट पड़ेगा। और डोमेस्टिक फर्म क्या करेंगी? वो डोमेस्टिक फर्म कुछ दिनों बाद बंद हो जाएंगी, क्योंकि हमने जो चीनी है वो पाकिस्तान से इंपोर्ट कर लिया है, वो भी कितना? 40 रुपीस पर केजी। और हमारी इंडियन फर्म जो हमारी चीनी बनाती है वो 45 रुपये पर केजी बनाती है। अतः हमें पाकिस्तान की चीनी सस्ती पड़ रही है और हमने 40 रुपए पर केजी ले लिया। वही पाकिस्तान अपनी इस कॉस्ट का कंपनसेट करने के लिए अपने डोमेस्टिक मार्केट में इसी चीनी को 80 रुपए केजी मान लीजिए बेचती है। तो उसके परिणाम स्वरूप वो जितनी लागत में कमी आती है, यानी जो यहां पर उसको घाटा बियर करना पड़ रहा है, वो अपने डोमेस्टिक मार्केट से कवर करने की कोशिश करती है। ये एक एग्जाम्पल था। ये वास्तव में हमारे पास कोई इंटरनेशनल डेटा ऐसा नहीं, हमने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। तो जो पाकिस्तान ऐसी रणनीति अपनाता है, इस रणनीति के अंतर्गत डोमेस्टिक कंपनियां यानी इंडियन जो कंपनियां हैं वो बंद हो जाएंगी। जब इंडियन कंपनी बंद हो जाएंगी और एक कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में काफी टाइम लगता है, तो जब इंडियन कंपनी ऑटोमेटिक वर्क करना बंद कर देगी तो उसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान अचानक
इस चीनी की, कि हमारी डिपेंडेंसी, भारत की डिपेंडेंसी पाकिस्तान की चीनी पर बढ़ जाएगी और हमारी कंपनियां नष्ट हो जाएंगी, जिसके परिणाम स्वरूप अचानक पाकिस्तान डिसाइड करेगा और वो हमको हो सकता है कि 140 रुपी पर केजी चीनी देने लगे। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। क्यों रास्ता नहीं रहेगा? हमने अपनी इंडस्ट्री तो बंद कर दी, हमको लगा पाकिस्तान से 40 रुपी केजी का चीनी आ रहा है, तो हम इस कंपनी को हमने उतना अधिक सपोर्ट नहीं किया। परिणाम स्वरूप जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया, समाप्त हो गया, हमारी कंपनियां बंद हो गई। अब हमारी कंपनियों को पुनः स्टेब्लिश करने के लिए साल, 2 साल, 3 साल का टाइम चाहिए होगा। तब तक पाकिस्तान क्या करता है कि ओवर रेट बढ़ा करके हमसे, अब जितना उसने लॉस सहा है उसके परिणाम स्वरूप उससे ज्यादा बेनिफिट ले लेता है और हमारी राजनीति या कूटनीति पर भी इम्पैक्ट डालने लगता है। इस प्रक्रिया को जब आपकी अपनी लागत प्राइस या अपने डोमेस्टिक प्राइस, फिर से हम कहते हैं, जब कोई देश अपने लागत मूल्य या अपने घरेलू मूल्य से भी कम मूल्य पर किसी अन्य देश को वस्तुएं या सेवाएं बेची जाती हैं, तो इस प्रक्रिया को ही डंपिंग या राशिपातन कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है सामने वाली अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देना, ताकि हम कम से कम सस्ती से सस्ती वस्तुएं, जो हमारी लागत की वस्तु है, उससे भी कम मूल्य पर हम वस्तुओं को सप्लाई करते हैं, ताकि उनका बाजार बिखर जाए, वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट फैल जाए, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल डाउन हो जाए और उनकी पूर्ण डिपेंडेंसी हमारे ऊपर आ जाए और हम उनके राजनीतिक और कूटनीतिक जितने भी एग्रीमेंट हों, समझौते हों, उसमें हावी रहे। इसलिए डंपिंग जैसे फार्मूले का प्रयोग वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अंतरराष्ट्रीय जगत में प्रयोग किया जाता है। आइए हम इसको डिफिनीशन के आधार पर और अधिक देखते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि वास्तव में राशिपातन या डंपिंग एक विशेष प्रकार का कीमत विभेद होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पहले भी बता चुके हैं कि जब अपनी वस्तु को दो अलग अलग बाजारों में दो अलग अलग प्राइस में बेचना वास्तव में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या कीमत विभेद होता है। तो कीमत विभेद, डंपिंग भी एक प्रकार का कीमत विभेद है। कीमत विभेद मतलब दो अलग अलग बाजारों में दो अलग अलग प्राइस में अपनी एक ही वस्तु को बेचना। वहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हमने एक ही अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अध्ययन किया था, ये अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र है। अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत दो या दो से अधिक देश होते हैं, तो यहां पर कीमत विभेद एक घरेलू देश या विदेशी देश, दो देशों के मध्य होता है। तो यानी घरेलू देश में प्राइस अलग होगा और विदेशी देश में उसी वस्तु का प्राइस अलग होगा, उसे हम डंपिंग या राशिपातन कहते हैं, जिसके अंतर्गत एक देश को अपनी वस्तुओं को घरेलू बाजार में अधिक कीमत पर, एक वर्ड याद रखना बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है कि डंपिंग के अंतर्गत जो घरेलू देश होता है वो अपनी वस्तुओं का घरेलू बाजार में मूल्य अधिक रखता है, ये घरेलू बाजार में अधिक कीमत होती है, तथा विदेशी बाजार में वास्तव में कीमत कम होती है। तो ये हमारे पास बहुत अधिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डंपिंग के अंतर्गत जो हमारे पास वस्तु होती है वो दो देशों में बेची जाती है, लेकिन घरेलू देश के अंतर्गत वस्तु का मूल्य ऊंचा होता है, यानी हम अपने लोगों को ऊंचे प्राइस पे वस्तुएं देते हैं तथा अन्य देशों को वही वस्तु का रेट कम करते हैं। लेकिन कुछ विशेष दशा है जिसके अंतर्गत ये कंडीशन उलट जाती है। आइए हम आगे देखते हैं। वास्तव में डंपिंग दो प्रकार की होती है। एक हमारे पास जो डंपिंग होती है वो कहलाती है फेवरेबल डंपिंग, दूसरी होती है रिवर्स डंपिंग, यानी अनुकूल डंपिंग, अनुकूल राशिपातन, दूसरा होता है विपरीत राशिपातन। उपर्युक्त जो अभी तक हमने परिभाषा देखी, जो हमने उदाहरण देखा, वो वास्तव में फेवरेबल डंपिंग का एग्जाम्पल था। फेवरेबल डंपिंग वो डंपिंग होती है जब अर्थव्यवस्था में एक वस्तु को घरेलू बाजार पे
ऊंचे प्राइस पर हम बेचते हैं। देखिए यहाँ पर यूरो सिंबल दिखा रहा कि कोई वस्तु को घरेलू बाजार में ऊंचे प्राइस पे बेचा जाता है तो अंतरराष्ट्रीय फॉरेन मार्केट में इसे नीचे प्राइस पे बेचा जाता है। तो ये हमारे पास फेवरेबल डंपिंग कहलाएगी। अगर आपको कोई ऐसा एग्जांपल मिलता है प्रैक्टिकल लाइफ में कि घरेलू बाजार में हम ऊंचे प्राइस पे बेचते हैं जबकि इंटरनेशनल मार्केट में उसे सस्ते दाम पे बेचते हैं, तो ये कहलाता है फेवरेबल डंपिंग। वहीं इसके जस्ट विपरीत जिसको कहते हैं रिवर्स डंपिंग। रिवर्स डंपिंग वो डंपिंग होती है जब हम कोई वस्तु को घरेलू बाजार में कम रेट में बेचते हैं जबकि इंटरनेशनल मार्केट में उसी वस्तु को ऊंचे प्राइस पे बेचते हैं, तो इसे हम रिवर्स डंपिंग कहते हैं। आइए रेखा चित्र के माध्यम से हम डंपिंग को और अधिक स्पष्ट करते हैं। आधार अक्ष पर हमने आउटपुट या उत्पाद को लिया जो अंतरराष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय बाजार में हमें वितरित करना है, बेचना है। लंब अक्ष पर हमने प्राइस को और उसकी लागत को लिया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि TDH घरेलू मांग रेखा है उस वस्तु की, और जिसके आधार पर हमने सीमांत आगम रेखा यानी घरेलू सीमांत, H मतलब होम, तो हमने TMRH घरेलू सीमांत आगम रेखा को ड्रा किया जो वास्तव में इसके आधे से होकर के जाता है। अब हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं, तो हमारी वस्तु का इंटरनेशनल मार्केट में जो लोच है परफेक्टली इलास्टिसिटी है, अर्थात ये आधार अक्ष के समांतर है, यानी मांग अर्थव्यवस्था में एक परफेक्टली इलास्टिसिटी है यानी बहुत अधिक है, और हमारे पास प्राइस PDF है जो हमारे पास यहाँ पर शो कर रहा है। अब हमारे पास सीमांत लागत रेखा जो MC को रिप्रेजेंट करती है इंटरनेशनल लेवल पर, आप देखिए कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे घरेलू मूल्य रेखा यानी सीमांत आगम को S बिंदु पर काटती है तथा इंटरनेशनल आगम रेखा को या सीमांत आगम रेखा को E बिंदु पर काटती है। तो अब हम यहाँ पर ये स्टडी करना चाहेंगे कि वास्तव में उस वस्तु का घरेलू बाजार में मूल्य क्या होगा तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या मूल्य होगा। तो जब हमने दोनों, क्योंकि मांग हमारे पास दोनों है, यहाँ पर हम TR घरेलू सीमांत आगम रेखा को ले लेते हैं, और क्योंकि परफेक्ट इलास्टिसिटी है वर्ल्ड मार्केट में हमारी वस्तु, यानी ये हमारे पास AR और MR वर्ल्ड मार्केट में दोनों इक्वल है, यानी इसी के ऊपर हमारे पास ये आपके पास AR रेखा है, AR फॉरेन कंट्री में जो डिमांड है इज इक्वल टू MR है, इज इक्वल टू MR है, यहाँ पर फॉरेन कंट्री का MR है। तो इस प्रकार हम दोनों को संयुक्त रूप से जब घरेलू बाजार की MR तथा विदेशी देश की MR दोनों को इस डॉटेड पॉइंट से आप देख सकते हैं, ग्रीन कलर में डॉटेड पॉइंट इनको जोड़ देते हैं, तो ये हमारे पास क्या होते हैं एग्रीगेट मार्जिनल रेवेन्यू प्राप्त हो जाती है, यानी AMR जो डोमेस्टिक और हमारे पास प्राप्त हो जाएगी फॉरेन, दोनों को मिलकर के। तो इस प्रकार हमारे पास ई इक्विलिब्रियम पॉइंट प्राप्त हो जाता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट पर AMR तथा मार्जिनल कॉस्ट दोनों कट करती हैं, अतः हमें संतुलित उत्पादन OF प्राप्त होता है। ये हमारे पास संतुलित उत्पादन है, यानी घरेलू मांग तथा विदेशी मांग दोनों का उत्पादन हम OF करते हैं। अब हमारे पास ई बिंदु संतुलन था जहां पर MC इक्वल टू MRH प्लस MRF यानी फॉरेन कंट्री का मार्जिनल रेवेन्यू वक्र और होम कंट्री का मार्जिनल रेवेन्यू वक्र दोनों बराबर हो जाते हैं, वहां पर संतुलन हो जाता है। अब हमारी बात ये रहती है कि वास्तव में डोमेस्टिक या घरेलू देश में उस वस्तु का मूल्य क्या होगा। फॉरेन कंट्री में तो मूल्य क्लियर हो गया कि फॉरेन कंट्री में वस्तु का मूल्य हमारे पास कितना होगा, फॉरेन कंट्री में वस्तु का मूल्य OP होगा। ये तो कंफर्म हो गया कि ये OP प्राइस जो होगा वो फॉरेन कंट्री में हम अपनी वस्तु को बेचेंगे OP प्राइस, ये प्राइस है। लेकिन हम देखते हैं कि EF क्या है, सीमांत लागत है, सीमांत लागत है, इसको हमने RH बराबर EF है,
अतः इक्विलिब्रियम पॉइंट आर जो होगा, ये जो पॉइंट होगा, ये घरेलू बाजार का संतुलन बिंदु को दर्शाता है। घरेलू बाजार के संतुलन बिंदु का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर एम आर एच इक्वल है सीमांत लागत के। अब सीमांत लागत कहां से हमने लिया? सीमांत लागत हमने यहां से उठाया है। ईएफ रेखा सीमांत लागत को रिप्रेजेंट करती है जो आरएच के बराबर है। अतः संतुलन बिंदु डोमेस्टिक मार्केट में आर पॉइंट पर होगा और घरेलू देश ओएच मात्रा डोमेस्टिक मार्केट में बेचेगा, कम मात्रा डोमेस्टिक मार्केट में बेचेगा और उस वस्तु का मूल्य एच और एम होगा ओ और P1 के बराबर। अर्थात वो घरेलू बाजार में ओ P1 प्राइस पर बेचेगा और उसी वस्तु को इंटरनेशनल मार्केट में ओपी प्राइस पे बेचेगा। तो यहां पर फिर से जस्टिफाई हो जाता है, यहां पर फिर से क्या जस्टिफाई हो जाता है कि आप ये देख सकते हैं कि ये इंटरवल है प्राइस का। देखिए ये इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस है ओपी, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस हम कम रख रहे हैं और अपने डोमेस्टिक मार्केट में उसी वस्तु का प्राइस ऊंचा रख रहे हैं। तो इस प्रकार डंपिंग के अंतर्गत एक ही वस्तु को दो अलग अलग बाजारों में दो अलग अलग रेट में बेचा जाता है, इसे हम डंपिंग कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर राशिपातन क्यों किया जाता है, अर्थात डंपिंग की प्रक्रिया को हम लोग क्यों अपनाते हैं। तो डंपिंग की प्रक्रिया को अपनाने के पीछे हमारे कई उद्देश्य छुपे होते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा उद्देश्य होता है कि विदेशी बाजार में स्थान प्राप्त करना। कभी कभी आपके वस्तु को इंटरनेशनल मार्केट में कोई जगह नहीं मिलती क्योंकि आपकी वस्तु के विषय में कोई लोग नहीं जानते हैं, इसलिए आपको डंपिंग का रास्ता अपनाना पड़ेगा। मान लीजिए हमारे कोई वस्तु ऐसी है जिसको हमने लोकल मार्केट में तो बहुत अधिक डेवलप किया है, जैसे इंडिया में तो हर जगह पर लोकल मार्केट में कोई ना कोई चीज पॉपुलर है, बट इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कोई ख्याति नहीं है। यदि अपनी वस्तु को इंटरनेशनल मार्केट में आप चाहते हो कि पॉपुलर हो जाए तो उसके लिए आपको डंपिंग का रास्ता अपनाना पड़ेगा। इसके अंतर्गत आपकी भले मान लीजिए मधुबनी की पेंटिंग है, पेंटिंग आपको मार्केट में जो डोमेस्टिक मार्केट में चाहे जो रेट की आप बेच रहे हो, बट इंटरनेशनल मार्केट में उसे थोड़ा सा प्राइस कम करके बेचना पड़ेगा। जब आपकी वस्तु को इंटरनेशनल लेवल पे लोगों की ख्याति मिल जाएगी तो ऑटोमेटिक है कि वो वस्तु फिर डिमांड में आ जाएगी, जिससे कि भी लोग आपकी वस्तु को डिमांड करने लगेंगे। तो इस प्रकार प्रारंभ में जब विदेशी बाजार में आपका कोई स्थान ना हो तो अपनी वस्तु को उनको परिचित कराने के लिए डंपिंग का रास्ता अपनाना पड़ता है। दूसरा है वस्तु के अतिरेक को बेचना। राशिपातन का एक दूसरा उद्देश्य है कि यदि आपके पास कोई वस्तु एक्सेस में है तो या तो वो सड़ जाएगी, सड़ने से उस वस्तु की उपयोगिता का उपभोग ना होकर के नष्ट हो जाएगी। यदि किसी भी वस्तु की उपयोगिता का उपभोग हो जाता है तो शायद वो उसका बेस्ट यूज होगा। मान लीजिए हमारे देश में याद है एक समय था जब भारत में बहुत अधिक गेहूं हुआ था और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन जी उस समय प्रधानमंत्री का कार्यकाल था, तो उसमें बहुत अधिक गेहूं था। तो हमने क्या किया कि भारत के में उस गेहूं का रेट जो भी रहा हो 5-7 रुपए या जो भी रहा हो, लेकिन हमने साउथ अफ्रीका को 2 या 3 रुपए केजी, आई एम नॉट एग्जैक्ट आई हैव नॉट एग्जैक्ट द डेटा अबाउट द प्राइस, बट हमने साउथ अफ्रीका को बहुत कम प्राइस में उस गेहूं को बेच दिया। सरकार को काफी आलोचना भी सहनी पड़ी इसलिए, लेकिन जब यदि आपके पास वस्तु अतिरेक है तो उसे डंपिंग के माध्यम से इंटरनेशनल मार्केट में बेचना उपयुक्त होगा। इससे उस वस्तु की यूटिलिटी उन लोगों को प्राप्त हो जाएगी और आपकी वस्तु की पहचान भी मार्केट में बन जाएगी और एक प्रकार से आपका ये रास्ता आर्थिक कूटनीति का भी एक बेस्ट रास्ता कहलाएगा। थर्ड है हमारा राशिपातन के उद्देश्य के अंतर्गत उद्योगों का प्रसार करना। हम चाहते कि हमारी इंडस्ट्री केवल लोकल लेवल पे न रहे, केवल नेशनल लेवल पर न रहे, हम चाहते हमारी वस्तु इंटरनेशनल मार्केट पर रहे और इंटरनेशनल लेवल पर हम वस्तुओं का उत्पादन करें और वहीं की सप्लाई वहीं करते हैं। जैसे अभी कोविड वैक्सीन है, कोविड वैक्सीन में अभी हमने पुणे वाला सर का एक स्टेटमेंट सुना कि हम मतलब जहां पर भी देना चाहेंगे वहीं पर हम इंडस्ट्री लगा देंगे, इसका
प्लांट्स लगाएंगे और उस प्लांट से उत्पादन करके वहीं पे सप्लाई कर देंगे। तो इससे बहुत अधिक क्या होता है, पहले तो सबसे पहले आपके अपने प्रोडक्ट की ख्याति अच्छी होनी चाहिए। फिर क्या हो जाएगा, जब उद्योगों का आपको प्रसार करना है में इससे आसानी हो जाएगी। तो इसलिए आपको डंपिंग का रास्ता चुनना पड़ेगा। डंपिंग के माध्यम से आप उस वस्तु को उसके देश में ही उत्पादन करके वहीं पर सप्लाई कर दीजिए। देखिए फॉरेन कंट्री कितनी कार्स हमारे इंडियन मार्केट में स्टेब्लिश हैं, वो ये लोग यहीं पे उत्पादन करते हैं और वो लोग हमारे ही मार्केट में बेच देते हैं। तो ये एक प्रकार से उद्योगों का प्रसार करने के लिए डंपिंग की नीति को अपनाया जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारे पास नए व्यापार संबंध बनाना। डंपिंग इसलिए भी करते हैं कि हम नए व्यापार संबंध बनाना चाहते हैं। प्रारंभ में हमें उनको वस्तुएं सस्ती देते हैं, फिर वो लोग हमारी वस्तुओं को हैबिचुअल हो जाते हैं, उनको हमारे वस्तु का टेस्ट पसंद आता है, वो लोग अपने लाइफ स्टाइल में उसको ऐड कर लेते हैं और उसके बाद फिर क्या होते हैं कि उस वस्तु की डिमांड हमारे सामने रखते हैं। तो जब तक वो लोग अपनी वस्तु को, हमारी वस्तु को डिमांड के रूप में हमारे सामने ना रखें, तब तक हमें डंपिंग के माध्यम से अपनी वस्तु को उन तक पहुंचाना होगा, तभी नए व्यापार संबंध बनेंगे। ये हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था अबाउट द डंपिंग। थैंक यू।